देखेंगे। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। घटना है सूची 1 में और सूची 2 में है बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में और तत्कालीन गवर्नर थे रोजर ड्रेक। प्लासी का युद्ध 1757, तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो रोजर ड्रेक थे। द्वैध शासन लागू हुआ 1765 ईस्वी में। गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। तत्कालीन गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट है हमारा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में और उस समय बंगाल के गवर्नर थे वेस्टिन टॉर्ट। बंगाल में अकाल पड़ा 1770 ईस्वी में। बंगाल में अकाल पड़ा कब? 1770 ईस्वी में। और बंगाल का तत्कालीन गवर्नर थे कार्टियर। कौन थे? कार्टियर। नेक्स्ट है हमारा प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर में युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो। बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुनरो। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक चला। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक चला। नेक्स्ट है हमारा कि 1758 ईस्वी में लॉर्ड ब्लेसली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। वर्ष 1758 ईस्वी में लॉर्ड ब्लेसली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। राज्य क्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गोविंद सिंह ने किया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव के द्वारा। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? क्लाइव के द्वारा। निम्नलिखित में किस ने लॉर्ड ब्लेसली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो हस्ताक्षर किया था हैदराबाद का निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड ब्लेसली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब और मैसूर का राजा। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो सही कालक्रम है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। नेक्स्ट है हमारा कि सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर और सतारा। हड़प नीति के अंतर्गत
कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी, नागपुर, सतारा। नेक्स्ट है हमारा झांसी, नागपुर, सतारा। ठगी प्रथा में उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे बैंटिंग, लॉर्ड विलियम बैंटिंग। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबद्ध गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बैंटिंग। बोर्डियार मैसूर रियासत के शासक थे। बोर्डियार मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। और क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 ईस्वी में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश सरकार भारतीय को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उसका क्या उद्देश्य था? तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश के साम्राज्य में मिलाया था? अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो 1835 के मैकाले के मिनट से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 के मैकाले के मिनट से। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो कालानुक्रम होगा रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, फिर वेस्टिन टॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद कार्टियर हो जाएगा, उसके बाद वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव, वेस्टन टॉर्ट, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की असफलता का राज था। सफलता का राज था कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, कहता है भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के समय। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के समय। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त
स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो सादत खां और बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से अवध में स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सादत खां या बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा उदौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया? वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा उदौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजूजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? अजूजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो हेस्टिंग्स था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो हेस्टिंग्स था। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो वे सरदार थे मोहनलाल और मीर मदान। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो मोहनलाल और मीर मदान थे। नेक्स्ट है हमारा काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। कहाँ घटी थी ये ब्लैक होल की घटना? कलकत्ता में घटी थी। काला कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी से कमरे में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। कहाँ घटी थी ये घटना घटी थी कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है? तो नवीन चंद्र सेन का। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है? तो नवीन चंद्र सेन का। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो के.एम. पाणिकर। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी गई है? के.एम. पाणिकर ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सिताब राय। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, सर आयर कूट ने। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया, सर आयर कूट ने। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। नेक्स्ट है हमारा निम्नांकित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है
हेस्टिंग, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है और बाकी सारे सही है। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली और लॉर्ड बेंटिंग 1829 से 1829 का 17वां रेगुलेशन। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है हमारा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट है हमारा कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया। तथाकथित कुषाण के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? मीर कासिम ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? तो मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध। डिंगीगुल नाम है तमिलनाडु का एक नगर का। डिंगीगुल नाम है तमिलनाडु का एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के समय। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के समय। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग के समय। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के समय। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के समय। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है? अवधि है यहाँ पर और युद्ध है। 1767 देखिए पहला गलत है
दूसरा हो गया हमारा 1790 से 1792, 1790 से 1792 तृतीय मैसूर युद्ध, सही बात है। 1790 से 1792 तृतीय मैसूर युद्ध। और तीसरा हो गया हमारा 1824 से 1826 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1824 से 1826 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमारा ये 2 और 3 सही हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अंगद या अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी, सही बात है, गुरु अंगद ही दिए थे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजशाही राज्यों पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजशाही राज्यों पर विचार कीजिए और हो जाएगा क्या, सतारा, संभलपुर और झांसी। सतारा, संभलपुर, झांसी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय से। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय से। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहला का 775 ईस्वी में हुआ क्या? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। नेक्स्ट है हमारा कि 1780 में क्या हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। और 1824 में हो गया प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। नेक्स्ट है हमारा कि 1838 ईस्वी में क्या हुआ? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। 1838 में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो कर्नल स्लीमैन। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो कर्नल स्लीमैन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ उत्तरावती मुगल शासक है और उपाधि या उपनाम है उसके। बहादुर शाह प्रथम जो है शाह ए बेखबर की उपाधि ली। बहादुर शाह ए बेखबर। फारूक सियर मुगल वंश का घृणित कायर। मोहम्मद शाह रंगीला। बहादुर शाह द्वितीय जफर। नेक्स्ट है हमारा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फिकार खां। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फिकार खां। फारूक सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु के। फारूक सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को। नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? फारूक सियर की। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राटों को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? फारूक सियर की। सैयद बंधु ने किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो बादशाह बनाने का काम तो इन सभी को किया है। फारूक सियर को, रफ़ी-उद-दर्जात को,
रफ़ी उद्दौला को और मोहम्मद शाह को, सभी को किए हैं। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ है? मोहम्मद शाह के समय हुआ है। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ है? मोहम्मद शाह के समय हुआ है। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो मुहम्मद शाह रंगीला। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो मुहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फारुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय स्वतंत्र हुए। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फारुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुए? तो शाह आलम द्वितीय के समय। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुए? तो शाह आलम द्वितीय के समय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय का नाम था। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो शाह आलम द्वितीय का। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विशेष था? मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। बहादुर शाह द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। बहादुर शाह द्वितीय ने। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? शाह आलम द्वितीय। सम्मिलित कीजिए राज्य संस्थापक। यहाँ हो गया बंगाल 1713 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली जफर खां। बंगाल 1773 में संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली जाफर खां। फारुखाबाद 1714 ईस्वी में मोहम्मद खां बंगस। कर्नाटक 1720 ईस्वी सादतुल्ला खां। अवध 1722 ईस्वी मीर मोहम्मद आमीन सादत खां बुरहानुल मुल्क। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। राज्य और इसके संस्थापक है हैदराबाद 1724 ईस्वी में मीर कमरुद्दीन चिनकिलीज खां निजामुल मुल्क। हैदराबाद 1724 ईस्वी में संस्थापक था मीर कमरुद्दीन चिनकिलीज खां निजामुल मुल्क। नेक्स्ट है हमारा रुहेलखंड 1727 ईस्वी में अली मुहम्मद खां। रुहेलखंड 1727 ईस्वी अली मुहम्मद खां। भरतपुर 1740 ईस्वी में बदन सिंह। मैसूर 1761 ईस्वी में हैदर अली। 1761 ईस्वी हैदर अली। नेक्स्ट है हमारा
95 किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामणि। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामणि ने, यानी चूड़ामन या चूड़ामणि, बोलिए जो बोलना है बोलिए। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? सूरजमल। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? फारुखसियर से। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली है? तो फारुखसियर से। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शिद कुली जफर खां। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शिद कुली जाफर खां। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली खां जफर एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था मुगल बादशाह फारुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। नेक्स्ट है हमारा, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला को। किस मुगल बादशाह ने 1773 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला को। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खी काट काट कर प्राण ले सकती थी? अलीवर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है? अलीवर्दी खां। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? अलीवर्दी खां ने कहा। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों का चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? अलीवर्दी खां। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अलीवर्दी खां। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? अलीवर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? अलीवर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण था कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग और भगौड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना।
नेक्स्ट है हमारा, सम्मिलित कीजिए। इधर सूची 1 में है घटना और सूची 2 में तिथि इधर दिया हुआ। कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला, कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला 15 से 20 जून 1756। कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार 15 से 20 जून 1756, 15 से 20 जून 1756। यहाँ बोला कालकोठरी की त्रासदी 20 जून 1756, कालकोठरी की त्रासदी 20 जून 1756। नेक्स्ट है हमारा अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। पलासी का युद्ध 23 जून 1757, 23 जून 1757। नेक्स्ट है हमारा बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग यानी युद्धों का अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें तो 24 परगना है। कौन सी है? 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों में जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें तो 24 परगना था वो। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया था, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्रपुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। मीर कासिम ने कहा, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्रपुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। मीर कासिम ने कहा, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम। क्लाइव एवं मुगल शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए। शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दिए गए और कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली और हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तर सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी के बीच हुआ था, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी के बीच हुई थी, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच में हुई थी। कर्नल क्लाइव का गधा या सितार की संज्ञा किसे दी गई? मीर जाफर को। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? मीर जाफर को। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लेखित किया है? तो मुबारक उद दौला।
कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया है? तो मुबारक कुदौला को। कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो, जिसमें वह उसके लिए प्रयुक्त किया गया है, मीर जाफ़र के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया गया? तो हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ड से निकाल बाहर करेगा, अंततः भारत से? हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ड से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली। सम्मिलित कीजिए युद्ध। इधर सूची 1 में युद्ध है और इधर संधि है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में। क्या हुआ? मद्रास की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 मंगलौर की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। युद्ध है इधर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। इधर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जनरल स्मिथ थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया? जनरल स्मिथ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकूट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकूट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो लॉर्ड मैकेरे ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो लॉर्ड मैकेरे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा और टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? तो फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्क सभी के साथ किया था। सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क किया था? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्क। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए।
किन कथनों पर विचार करें। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने मापतौल के लिए नए फैसले को अपनाया। और नेक्स्ट है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। नेक्स्ट है हमारा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया और बेडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। नेक्स्ट है हमारा, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। टीपू सुल्तान ने। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। टीपू सुल्तान ने। किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। टीपू सुल्तान। किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। टीपू सुल्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या नानकाना यानी पाकिस्तान में था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम था लहना था और अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दंशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? धोखेबाजी का प्रयोग नहीं किया था, सहायक संधि किया था, सम्मेलन किया था, युद्ध किया था, लेकिन धोखेबाजी नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को समाप्त करने के लिए नहीं किया था? तो धोखेबाजी नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन सही है कि सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। हरगोबिंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर
एक और बचा। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या कराई थी और उसके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि सिख गुरु ने कहा था सरदाद, सरदाद यानी सिर्रे, सार, नादाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तेग बहादुर। किस सिख गुरु ने कहा था मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तेग बहादुर ने कहा था। किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता था? तेग बहादुर को। किस सिख गुरु को बाकला के बाबा कहा जाता था? तेग बहादुर को। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताए। मोखबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया और उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। उन्होंने पाहुल प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। गुरु गोविंद सिंह की रचना है दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जाफरनामा। गुरु गोविंद सिंह की रचना है दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा। किसने मुखलिसपुर में लौगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। किसने मखलिसपुर में लोहागढ़ यानी लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? फारुख सियर। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? फारुख सियर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह। रणजीत सिंह 1792 से 1839 ईस्वी ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालक्रम अनुसार सजाइए। तो कालक्रम हो जाएगा लाहौर हो जाएगा, पहले अमृतसर हो जाएगा, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा, फिर कश्मीर। लाहौर अमृतसर कांगड़ा कश्मीर, लाहौर अमृतसर कांगड़ा कश्मीर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर पर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर पर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान में। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान में। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? भंगी ने। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर यानी पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? भांगी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि और जिससे संधि की गई। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो से की गई। अमृतसर की संधि 1809 में लॉर्ड मिंटो। रोपड़ की संधि 1831 में विलियम बेंटिंग। रोपड़ की संधि 1831 में विलियम बेंटिंग। छत्र त्रिपक्षीय संधि 1836 लॉर्ड आकलैंड व शाह शुजा। लॉर्ड आकलैंड और शाह शुजा। नेक्स्ट है हमारा कि रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? सतलज। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? सतलज की। रणजीत सिंह ने अपनी राज्य प्रशासन विशेषता सैन्य प्रशासन एवं विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे बंतूरा, अलार्ड,
बंतुरा अलार्ड कोट एवं गार्डनर एबी टेबल। रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषता सैन्य शासन एवं विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे बंतुरा अलार्ड कोट एवं गार्डनर एबी टेबल पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक थे। रणजीत सिंह पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक थे। रणजीत सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी के समय भारत पंजाब राज्य का शासक था दिलीप सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के समय पंजाब राज्य का शासक था दिलीप सिंह। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। लाहौर की संधि हुई थी आपका 1846 ईस्वी में। लाहौर की संधि हुई थी 1846 ईस्वी में। और भैरोबाल की संधि हुई थी 1846 ईस्वी में। भैरोबाल की संधि भी हुई थी 1846 ईस्वी में। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ 1849 ईस्वी में। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ 1849 ईस्वी में। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज्यों में किया गया था? लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? सर चार्ल्स नेपियर। बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का काल क्रमानुसार सजाइए। तो काल क्रमानुसार हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना एवं पूना के पेशवा। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा। बेलेजली के सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को काल क्रमानुसार सजाइए। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने हमारी भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। लॉर्ड बेलेस्ली। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। लॉर्ड बेलेस्ली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था? स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। कार्ल मार्क्स ने। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा? स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक था डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक था डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड बेलेस्ली ने। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड बेलेस्ली ने। नेक्स्ट है कि सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमस्टर। ठगों का दमन विलियम बेंटिंग। मैकाले का शिक्षा नीति का प्रस्ताव विलियम बेंटिंग। मैकाले का शिक्षा नीति का प्रस्ताव विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ अगर सम्मिलित कीजिएगा तो बताइए। समाचार पत्रों का प्रतिबंध समाप्त हुआ। समाचार पत्रों का प्रतिबंध समाप्त हुआ। चार्ल्स मेटकॉफ। समाचार पत्रों का प्रतिबंध चार्ल्स मेटकॉफ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। लॉर्ड आकालैंड।
प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हुआ, लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हुआ, लॉर्ड हार्डिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट हुआ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी के समय। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा का प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का कालानुक्रम सजाइए, तो कालानुक्रम हो जाएगा सतारा, संबलपुर और जैतपुर, बागघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर सभी हैं। सम्मिलित कीजिए घटनाएं इधर और इधर वह शब्द ही है। सुगौली की संधि 1824 से 1826। सुगौली की संधि 1824 से 1826। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1816। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1816। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध बच गया 1855 से 1886, 1885 से 1886। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या लिख दिया ये? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, गलत बात है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही बात है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। नेक्स्ट है हमारा कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारों को भारी रिश्वतें दी, ये गलत बात है। बाकी सभी सही है। उसने श्रावणकोर पर शासन किया, उसने सामंतों का दमन किया, उसने मजबूत और आधुनिक सेना संगठित की। यहाँ नेक्स्ट है राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही है। यहाँ राज्य अपहरण नीति के बारे में लिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी। किसी शासक की मृत्यु होने के पश्चात उसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया। इसने को क्या किया? इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ हो। यही बात सही है, बाकी सभी गलत है ना। इसने भारतीय राज्य का सम्मेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हो। नेक्स्ट है हमारा प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में कौन विजय हुआ? हैदर अली विजय हुआ है। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में कौन विजय हुआ? हैदर अली विजय हुआ। पलासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। पलासी के समय बंगाल का नवाब कौन था? पलासी के युद्ध के समय 1757 ईस्वी के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। धन्यवाद, समाप्त हो गया।